हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, अगर इनको आप लोग तैयार कर लोगे तो 4 मार्च को आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और 95% अंक पक्के करके आओगे। बस ये 5 नियम आपको ध्यान से तैयार करके जाना है। ठीक है, इसमें से सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती जाएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम हमारा दिया गया है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखिए। आपने अभी तक सिर्फ कूलाम का नियम पढ़ा है, लेकिन इसका सदिश रूप क्या होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो चलिए समझ लेते हैं इसका नियम क्या है। सबसे पहले वही रहेगा कूलाम का नियम, लास्ट में देखना क्या इसमें चेंजेस होता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, यहाँ पर आवेश Q1 और Q2 है, तो इनके अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी जो ये R है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यही इसमें कहता है। तो यहाँ से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इसको जब हम मिला देते हैं तो यहाँ से ये देखिए, जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ से लिखते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है सिर्फ कूलाम का नियम। साधारण रूप से अगर पूछा जाएगा कूलाम का नियम तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना होगा। फिर अगर आपसे पूछा गया है सदिश रूप तो यहाँ से आप लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको Q1 और Q2 के ऊपर सदिश यानी वेक्टर लगा देना है। ठीक है, तो ये एरो का निशान जो आपको दिख रहा है ये वेक्टर होता है। अगर आप इसको लगाओगे तभी नंबर पाओगे। तो ये हो गया आपका सदिश रूप। ये ऐसे ही आपको R में भी लगा देना है और Q1 Q2 में लगा देना है। तो ये आपका पूरा कूलाम का नियम हो गया। उम्मीद करते हैं कूलाम का नियम आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। सेम वही रहता है, बस इसमें आपको वेक्टर लगाना होता है तो सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। ठीक है, अभी तक हमने कूलाम का नियम समझ लिया, अब समझेंगे लेंज का नियम क्या होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। किसे कहेंगे अभी तक आपको समझ में नहीं आया। देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये लेंज का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको भूलना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगले नियम की। तो हमारा अगला नियम है एम्पियर का नियम। ठीक है, एम्पियर का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। कभी कभी ये कह देता है कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, और या फिर कहेगा एम्पियर का नियम लिखिए। तो दोनों में आपको यही प्रूफ करना होता है। तो चलिए समझते हैं एम्पियर का नियम क्या होता है। इसमें देखिए 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं PQRS। ठीक है, PQ एक तार है और RS एक तार है। P1 यानी PQ में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और RS में I2 धारा। जब ये धाराएं एक ही दिशा में यानी ऊपर को या फिर नीचे को एक ही दिशा में प्रवाहित होंगी तो ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जब ये धाराएं देख लीजिए, ये ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, यानी कि जब ये धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगी तो ये दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, परस्पर R मीटर की दूरी इनके बीच की है, बस इतना ही इसमें है। तो इसमें हम चित्रानुसार लिखते हैं PQ और RS 2 समांतर धारावाही तार हैं
जिसमें क्रमशः I1 I2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि ये धाराएं समान दिशा में प्रवाहित होंगी तो ये तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि ये धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगी तो ये तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। बस इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, इतना ही अगर आप लिख दोगे तो आराम से नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको प्रूफ कैसे करना है, देखिए तार PQ में धारा I1 के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यानी ये तार PQ में धारा I1 के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो B1 होगा। ठीक है, तो B1 बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I1 बटे R। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि इसी चुंबकीय क्षेत्र में तार RS स्थित है, अतः तार RS पर कार्य करने वाला बल, तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर I2 B1 L sin थीटा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र समान है तो यहाँ पर B1 ही रहेगा। अब B1 का जो मान हमने समीकरण 1 से निकाला है वो इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा F बराबर I2 μ0/2 पाई I1 बटे R L sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, इसको हम सही क्रम में लिख देते हैं, तो F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 L sin थीटा बटे R, ये आपका निकल कर आ जाएगा कौन सा नियम, एम्पियर का नियम। अगर आपको प्रति मीटर लंबाई पर चाहिए, ठीक है, यानी 1 मीटर लंबाई पर, तो लंबाई बराबर 1 मीटर, धारा 1 एम्पियर, R 1 मीटर और थीटा 90 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ से सभी का मान 1 हो जाएगा, तो आपका बल निकल कर आएगा F बराबर μ0/2 पाई, या फिर F बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। तो यही हो जाएगा एम्पियर का नियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एम्पियर का नियम आपको बेहद समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में हम बढ़ेंगे अपने अगले नियम की तरफ। ठीक है, तो अगला हमारा नियम दिया गया है बायो-सेवर्ट नियम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ 5 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, एक धारावाही चालक तार है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। फिर इसमें एक अल्पांश का क्षेत्रफल होता है, ये जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई डेल्टा L है, और यहाँ से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है। बनाया गया कोण थीटा है, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक धारावाही चालक तार जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा L है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। बहुत आसान है, बस इसमें इतना ही चित्र बनाना होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो किन पर निर्भर करेगा। जैसे पहला है डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती I, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, धारा पर निर्भर करेगा। और डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा L, मतलब अल्पांश की लंबाई पर निर्भर करेगा। और डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r², यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा उसके बीच की दूरी के। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा पर भी निर्भर करेगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर ये आपको लिखना है। ये जो 4 हमने नियम दिखाए, इन उपरोक्त चारों नियमों को जब हम मिला देंगे तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। ठीक है, उसके बाद में जब ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ से डेल्टा बी बराबर लगाएंगे, और अनुक्रमानुपाती की जगह पे μ0/4 पाई ये यहाँ पर लगाते हैं। मतलब अनुक्रमानुपाती जब हटता है तो μ0/4 पाई यहाँ पर लगता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा बटे r², पूरा वैसे ही उतार देंगे, तो ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम निकल कर आ जाएगा। डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से μ0 क्या है, तो μ0 निर्वात की चुंबकशीलता होती है, और μ0/4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं आपको बायो-सेवर्ट नियम, एम्पियर का नियम भी बेहतर समझ में आ गया होगा।
उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे अगले नियम की तरफ, और अगला नियम हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ के नियम। ठीक है, ये दो नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ये 10 नंबर में पूरा पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। मतलब नियम आपका 5 नंबर में आता है और 5 नंबर में आपका न्यूमेरिकल आता है, यानी कि 10 नंबर का ये टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा किरचॉफ के नियम। पहला नियम होता है धारा नियम और दूसरा नियम होता है पास का नियम। तो कभी कभी आपसे धारा नियम बोल देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम नियम को ही धारा नियम कहते हैं। प्रथम नियम होता है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब ये जो संधि होती है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर जितनी भी धाराएं आती हैं और जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनका मिलान होता है, और जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही कहने का तात्पर्य है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब सिग्मा आई बराबर 0, ये सूत्र आप लिख लीजिए, या फिर इस प्रकार से लिखिए I1 + I2 + I3 - I4 - I5 बराबर 0। तो इसको जब सही करोगे तो I1 I2 I3 बराबर I4 I5 हो जाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जितनी धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको प्लस चिन्ह के साथ, और जितनी बाहर जाती हैं उनको माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया। उसके बाद में बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। यहाँ पर जो द्वितीय नियम होता है वो है पास का नियम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी पर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो पास का नियम क्या होता है, इसमें लिखते हैं कि किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग जो होगा वो पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो इसका चित्र है, इसमें जैसे कह रहा है कि विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो यहाँ पर जैसे धारा I1 है और प्रतिरोध R1 है, तो इसके गुणनफल का योग, ठीक है, तो I1 R1, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से जब आएंगे तो इसके दूसरे गुणनफल का योग, मतलब I2 R2, इसके जो विद्युत वाहक बल है उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है। IR मतलब इसके धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, सिग्मा का मतलब योग, बराबर होगा इसके विद्युत वाहक बल E के योग के। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बंद पास एक के लिए जो हम सूत्र लगाते हैं वो बंद पास एक ये वाला है इतना, ठीक है, और दूसरा ये वाला है इतना। तो सबसे पहले I1 R1 मतलब इसके प्रतिरोधों का गुणनफल, और उसके बाद में सीधे आएंगे यहाँ से यहाँ पर। देखिए यहाँ पर धारा इस तरफ आ रही थी, यहाँ से देख लीजिए इस तरफ, ठीक है, जाना इस तरफ था लेकिन इस तरफ को जा रही उल्टा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का I2 R2 लगाते हैं इसका गुणनफल। ठीक है, बराबर में हो जाएगा E1, यहाँ से पहला प्रतिरोध लेंगे यानी कि विद्युत वाहक बल लेंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा E2, लेकिन इसमें माइनस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ से जाना इस तरफ था लेकिन जा रही है इस तरफ, इसीलिए माइनस लगा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बंद पास 2 के लिए I2 R2 यहाँ से चलते हैं तो I2 और R2 इसका गुणनफल, और यहाँ से I1 और I2 दोनों धाराएं मिल जाती हैं, इसलिए I1 + I2 और गुणे में प्रतिरोध R3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आएंगे तो विद्युत वाहक बल E2 है तो E2 लगा देंगे। तो बस यही होता है बंद पास का द्वितीय नियम और पहला नियम। तो समझ गए आप लोग, धारा पहला नियम है धारा नियम और दूसरा नियम है बंद पास का नियम। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों नियम आपको बेहद समझ में आ गए होंगे। अगर इनको आप लोग तैयार करते हो तो कम से कम 10 से 15 नंबर आपकी आसानी से पक्के हो जाएंगे। चलिए हम मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को ये शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।